इससे पहले कि अभिमन्यु उस आदमी का चेहरा देख पाता, उसकी पीठ को एक मजबूत बल ने धक्का दे दिया। धक्का लगने के बाद अभिमन्यु की पीठ सुन्न हो गई। ऐसा लगा जैसे हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहे ट्रक ने टक्कर मार दी हो। वो लगभग उसी पत्थर की सीढ़ी पर वापस उड़ गया जो बेवान के स्थान से लगभग 10 मीटर दूर पर था। ये क्या था? अभिमन्यु खड़े होने से पहले 1 सेकंड के लिए संघर्ष करता रहा। उसे कोई चोट तो नहीं लगी थी, लेकिन बेवान ने उसे किनारे पर बहुत जोर से मारा था। इस बार उसका धातु बल क्षेत्र आसानी से प्रभाव को संभाल सकता था। उसने मुड़कर अंधेरी सुरंग में देखा। कंधे से ऊपर 2 सिर वाला एक आदमी बेवान को अपनी पीठ पर लेकर दौड़ रहा है। मैं तुम्हें जीने नहीं दे सकता। तुमने ये देख लिया है कि मेरे पास दिल के बम है। तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। अभिमन्यु ने अपने दोनों हाथों में दिल के बम को रखा। उसी समय उसने सुरंग की दूसरी ओर लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। लोगों का एक ग्रुप सीढ़ियों से नीचे उतरा। हेमनीश और देवाशीष आगे चल रहे थे। पूरी तरह से तैयार योद्धाओं ने उनका पीछा किया। वे घायल हो गए थे और थके हुए लग रहे थे। अभिमन्यु ने संख्या गिनी और ऐसा लग रहा था कि उनमें से कई योद्धा किसी तीव्र लड़ाई में मारे गए हों। अरे तुम यहां हो? हेमनीश ने अभिमन्यु को वहां खड़ा देखा, जबकि देवाशीष ने 2 सिर वाले व्यक्ति को बेवान के साथ उसकी पीठ पर दौड़ते हुए देखा। वे ये जानकर हैरान हो गए कि अभिमन्यु 2 ऐसे जादूगरों को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जो उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अभिमन्यु के गुस्से वाले हाव भाव को देखकर हेमनीश चुपचाप पीछे हट गया। वो जानता था कि कुछ तो ठीक नहीं है यहां पर। देवाशीष खंडहर वाले रास्तों से परिचित था। देवाशीष को एक संदेश मिला जिसे प्राप्त करने के बाद वो चिंतित दिखाई देने लगा। ये कोई संयोग नहीं लग रहा था। अभिमन्यु अपने मन में हंसा और सामने वाले 2 सिर वाले आदमी को पकड़ने की कोशिश करते हुए 2 दिल के बम अपने बैग से वापस निकाले। रुको! देवाशीष अचानक अभिमन्यु के सामने आया और उसका रास्ता रोक दिया। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम बीच में क्यों आ रहे हो? अभिमन्यु ने देवाशीष को देखा और धातु के एनर्जी कणों को छोड़ना शुरू कर दिया। मैं बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे पता है कि 2 सिर वाला जादूगर कितना ताकतवर होता है। तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी। जाहिर सी बात है, देवाशीष झूठ बोलने में अच्छा नहीं था। उसके नर्वस एक्सप्रेशन ने पहले ही सब कुछ बता दिया था कि वो झूठ बोल रहा है। मेरे रास्ते से हट जा! अभिमन्यु ने अपना हाथ उठाया और अपनी क्रॉस गार्ड तलवार के साथ आगे की ओर खिसक गया। हालांकि अभिमन्यु के इस हमले को घेरे ने रोक दिया, फिर भी देवाशीष उसका थोड़ा सा संतुलन तो बिगड़ा। अचानक वो शांत हो गया और उसने अभिमन्यु की आंखों में देखा। आगे मत जाओ, मैं कह रहा हूं आगे मत जाओ। हमारे कुछ स्टूडेंट पहले ही उसके द्वारा मारे जा चुके हैं। हमें साथ रहने की जरूरत है, नहीं तो यह खंडहर में निगल जाएगा। उसने अपनी बाहें उठाई और फिर अभिमन्यु का रास्ता रोकने की कोशिश की। जैसे ही वो बेवान को खत्म करने वाला था, वैसे ही अभिमन्यु को अब एक नया दुश्मन रोक रहा था। अभिमन्यु ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि बेवान किसी को उसके दिल के बम के बारे में नहीं बताएगा, और ऐसा होने के लिए उसे एक शॉट के साथ उसे पकड़ने और मारने की जरूरत थी। और अगर अभिमन्यु को इस बात को तय करना था तो उसे एक बार में बेवान को पकड़ने और उसे मारने की जरूरत थी। अगर यहां लोगों को यह पता चल गया कि उसके पास दिलों का बम है, तो बहुत सारे जादूगर निश्चित रूप से उसके पीछे आएंगे उन बमों को चुराने के लिए। बेवान और 2 सिर वाला आदमी अभिमन्यु की आंखों से लगभग गायब हो गया था, लेकिन देवाशीष अभी भी उसे आगे बढ़ने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। अपनी जान जोखिम में मत डालो! देवाशीष चिल्लाया। अभिमन्यु के भाव बदल गए। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसकी हथेली पर मुट्ठी के आकार का एक आग का गोला दिखाई दिया। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के आग के गोले को देवाशीष की ओर धकेल दिया और कहा, पहले अपने प्रोफेसर की रक्षा करो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, उस जादूगर को मार डालो! देवाशीष जोर से चिल्लाते हुए अपने योद्धा से बोला। देवाशीष के पीछे एक योद्धा ने अभिमन्यु पर निशाना लगाया और उसका शरीर भी उसी सफेद चमक से घिर गया।
जाओ आग के गोले, हमला करो, अभिमन्यु चिल्लाया। जब आग के गोले से अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ तो उसने एक लाल दिल का बम आगे फेंका। आग के गोले से हार्ट के बॉम्ब में विस्फोट हुआ और वे उसी समय फट गए। चमचमाती लौ ने बम को दूसरे लोगों की नजरों से बचा लिया। बूम! पूरी सुरंग फिर से हिलने लगी। आग की लपटें उठी और फट गई। इसके बाद आसपास के लोग मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहे थे। 3 महान शूरवीरों को कागज के टुकड़ों की तरह उखाड़ दिया गया था। वे दीवार से टकराए और हिलना बंद कर दिया। विस्फोट से देवाशीष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके नाक और मुंह से खून निकल रहा था। वो जमीन पर लुढ़क गया और बाईं ओर की दीवार से टकरा कर रुक गया। यह विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसने अभिमन्यु को 2 सिर वाले जादूगर और भेवान का पीछा करने से भी रोक दिया। हालांकि सच तो यह था कि वे पहले ही उसकी नजरों से ओझल हो चुके थे। अभिमन्यु घूमा हमला करने के लिए, लेकिन देवाशीष वहां से उठ खड़ा हुआ। फिर भी उसने किसी तरह मौका पाकर देवाशीष की कमर पर जोरदार लात मारी। देवाशीष दीवार की तरफ झुक गया। उसके रक्षा डिवाइस विस्फोट से नष्ट हो गए थे। देवाशीष थका हुआ था और उसके पास वापस लड़ने की ताकत नहीं बची थी। अभिमन्यु ने जब उसे लात मारी, उसके बाद उसके चेहरे से बहुत ज्यादा खून टपकने लगा। देवाशीष, अब बस करो, रुक जाओ और उन्हें भी रोको। तुम एक गद्दार हो, गद्दार! अभिमन्यु जोर से चिल्लाया और देवाशीष को लात मारता रहा। क्या ये सारी योजना आपने बनाई थी? यह कहते हुए अभिमन्यु ने देवाशीष के चेहरे पर लात मारी। देवाशीष को हवा में लात मारी गई और कुछ सेकंड बाद वो जमीन पर आ गिरा। वो जमीन पर लेट गया और मुश्किल से सांस ले पा रहा था। लक्ष्य, रुक जा, लक्ष्य रुक जा। हमें उसे वापस परिषद में ले जाने की जरूरत है, समझो मेरी बात। इन लोगों ने जो हमारे खिलाफ योजना बनाई है उस बारे में हमें उससे बात करने की जरूरत है। बिना बातचीत किए हम इस मामले को नहीं सुलझा पाएंगे। हेमनीश चिल्लाया और अभिमन्यु को रोक दिया। देवाशीष को यह नहीं पता था कि अभिमन्यु बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मारने की कोशिश करेगा। वो अभिमन्यु के ठीक सामने खड़ा था और उसके पास कोई रक्षात्मक मंत्र देने का समय नहीं था। अभिमन्यु ने हेमनीश पर एक नजर डाली और अपना हाथ नीचे कर लिया। वो निश्चित नहीं था कि हेमनीश के पीछे कौन है और वो किससे बातचीत की बात कर रहा है। यह मेरे ग्रुप का क्षेत्र है, तुम सब मरोगे। और लक्ष्य, मुझे पता है कि तुम्हारा देवाशीष के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। वो बोलता रहा जबकि उसके मुंह से खून बह रहा था। अभिमन्यु को यकीन नहीं था कि देवाशीष क्या कहने जा रहा है। वो जल्दी से उस बूढ़े देवाशीष के पास पहुंचा और उसकी खोपड़ी फोड़ दी। खून से लथपथ देवाशीष का दिमाग हर जगह छलक गया। अभिमन्यु को यकीन नहीं था कि हेमनीश क्या करने जा रहा है, लेकिन उसे अभी कोई ना कोई कार्रवाई तो करनी थी। वो मुड़ा और फिर से दौड़ने लगा। अभिमन्यु के कुछ एनर्जी कण भेवान के शरीर पर बन रहे थे। उसने एनर्जी पथ का उपयोग करके उसे नीचे ट्रैक करने का प्रयास किया। तुम इससे बच नहीं पाओगे, अभिमन्यु ने कहा और उसने अपने चारों ओर देखा। अगले ही पल वो अंधेरे में गायब हो गया। अभिमन्यु ने अपनी गति बढ़ा दी और उस जगह केवल उसके कदमों और सांसों का शोर रह गया। पीली लौ की एक गेंद उसके सिर के बाईं ओर तैर रही थी और उसके आसपास के इलाके को रोशन कर रही थी। अजीब है, यहां का रास्ता कुछ गड़बड़ है, ये सोचते हुए अभिमन्यु अपनी पूरी गति से दौड़ रहा था। ऐसा लगा जैसे सुरंग अपने आप खिसक रही हो। अभिमन्यु ने जीरो को उस क्षेत्र का नक्शा बनाने का आदेश दिया। जब यह सुरंग अभिमन्यु के सामने आया तो उसने जीरो को उस क्षेत्र का नक्शा बनाने का आदेश दिया। एक कोने में मुड़ते ही अभिमन्यु अचानक रुक गया। आगे के क्षेत्र से छत से नीचे की ओर धूप की तेज किरणें पड़ रही थी। असल में सुरंग का ऊपर का हिस्सा टूटा हुआ था और सुनहरी धूप वहां की जगह को चकाचौंध कर रही थी। अभिमन्यु ने अपना सिर उठाया और खाई से बाहर झांकने की कोशिश की। नीले आकाश को ढकने वाले बादल अब वहां नहीं थे। अभिमन्यु ने सूरज की गर्मी को गले लगा लिया।
उसने ध्यान से फटे पत्थर के टुकड़ों को खाई से हटा दिया और 2 हरी लताएं उसके ठीक सामने गिर पड़ी। अभिमन्यु की नजर उस जगह पर पड़ी जहां बेलें खाई के किनारे के संपर्क में थी। सफेद पौधे से रेशों को प्रकट करते हुए बेल की सतह को खरोंच दिया गया था। अजीब बात है, यहां तो काफी ज्यादा दूरी है और वो इस दूरी से बच निकले। अभिमन्यु ने फिर से 2 सिर वाले जादूगर को देखा जो अपनी पीठ पर भेवान को लादकर सुरंग छोड़कर भाग रहे दृश्य की कल्पना कर रहा था। उसने झटपट बेल को हाथों में लिया और जोर से खींचा। अभिमन्यु फिर जल्दी से पीछे हट गया और उसने अपना सिर ऊपर उठा लिया। तभी एक जाल शुरू हुआ और कुछ काली वस्तुएं खाई से जमीन पर गिर गईं। उसने बेल के नीचे एक सीधी रेखा खींची। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, मैं जानता था कि ऐसा ही होगा। अभिमन्यु ने सोचा और अपना दाहिना हाथ उठाया। एक पतली धातु की डोरी को बेल के चारों ओर घुमाया गया और उसे कई बार उसने जोर से खींचा। अभिमन्यु आगे बढ़ा और उसने उस बेल को पकड़ लिया। वो जल्दी से खाई के रास्ते सुरंग से बाहर निकल आया। हरी घास ने भूमि को ढक दिया और उस घास में कई सफेद फूल मिल गए। अभिमन्यु के पैरों के तले की मिट्टी गीली थी। अभिमन्यु ने बेल के आकार की जड़ के चारों ओर चक्कर लगाया और अपने आप को सीधा करने की कोशिश की। इससे पहले कि वो पर्यावरण को देख पाता, 2 आदमी उसकी आंखों के सामने आ गए। वे 2 सिर वाला, ये कोई और नहीं बल्कि वही 2 सिर वाला जादूगर और भेवान था। भेवान पहले ही जाग चुका था और धीमी आवाज में कुछ मंत्रों का जाप कर रहा था। उसके शरीर का बायां हिस्सा पहले से ही 2 सिर वाले व्यक्ति के साथ गायब हो गया। ऐसा लग रहा था कि भेवान उस आदमी के शरीर में घुसने की कोशिश कर रहा है। भेवान ने अभिमन्यु के कदमों को सुना और अपना सिर घुमा लिया। उसने अपने दांत पीस लिए, लेकिन अभिमन्यु को उसके चेहरे पर डर तो दिखाई दे रहा था। भेवान ने मंत्र का जाप करना बंद कर दिया, ये जानते हुए कि उसके पास मंत्र समाप्त करने का कोई तरीका नहीं है। यह संभव था कि रुका हुआ मन मंत्रों से मार डालेगा। हालांकि ऐसा लग रहा था कि मंत्र के रुकने से उस प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ा जो पहले ही हो चुका था। क्या तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ सकते? भेवान ने गहरी आवाज में पूछा। उसका आधा शरीर पहले ही गायब हो चुका था। उसके हाथ और सिर 2 सिर वाले जादूगर की पीठ पर लदे हुए थे। पहले इसकी पीठ से तो उतर, डरपोक जादूगर भेवान। तुम्हें पता नहीं है, मैंने शापित शक्ति को इकट्ठा करने में सालों लगाए हैं, लेकिन तुमने सब खत्म कर दिया। मेरे लिए अब और दौड़ने का कोई मतलब नहीं रह गया। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करने के काबिल हूं। भेवान अभिमन्यु को गुस्से से देखकर बोला। भेवान के चेहरे से डर गायब हो गया और उसने अभिमन्यु से कहा, अब मेरी ताकत लौट आई है, मुझे आसानी से हराने की उम्मीद मत रखना। भेवान गुस्से से तिलमिला रहा था। गजब की हिम्मत है तुम में। चलो दिखाओ मुझे कि तुम क्या कर सकते हो, अभिमन्यु ने कहा। उसके चेहरे के बाईं ओर चांदी के धातु के 3 निशान धीरे धीरे दिखाई देने लगे। भेवान अपनी नाक से हंसा और फिर उसने अपने हाथों से ताली बजाई। उसका शरीर अचानक से 2 सिर वाले व्यक्ति के शरीर पर पूरी तरह से हावी हो गया। उस 2 सिर वाले आदमी के चेहरे का आकार बदल गया और अगले ही पल वो बिल्कुल भेवान जैसा लग रहा था। भेवान का 2 सिर वाला शरीर आधा नग्न था। केवल उसका निचला शरीर एक नीले कंबल से ढका हुआ था। वो लगभग 2 मीटर लंबा, स्ट्रॉन्ग और बहुत डरावना दिखाई दे रहा था। अब मर छोटे कीड़े, देखता हूं तुम्हारे पास कितने दिलों के बम हैं। ये कहते हुए भेवान ने अभिमन्यु की ओर निशाना लगाया। उसके दाहिने हाथ में कैंची इतनी तेजी से घूम रही थी कि वो धुंधली हो गई। वो दहाड़ते हुए आगे खिसक गया। अभिमन्यु ने अपना सिर हिलाया, फिर उसके कपड़े की आस्तीन और उसकी दोनों हथेलियों पर 4 दिल के बम दिखाई दिए। वे सभी एक लाल चमक से ढके हुए थे जो विस्फोट करने के लिए तैयार थे। उसने अपने हाथ उठाए और भेवान पर निशाना बनाया। भेवान का वो आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा बस 1 सेकंड के अंदर डर वाले चेहरे से बदल गया। वो तेजी से पलटा और भागने की कोशिश करने लगा।
तुम्हें इतने सारे दिल के बम कहां से मिलते हैं? पागल हो क्या तुम? वो चिल्लाते हुए पीछे हटने लगा। अगले ही पल भेवान तेजी से भागा। क्या होगा अभिमन्यु और भेवान की लड़ाई का परिणाम? अपने सारे हथियार खत्म करने के बाद क्या अभिमन्यु भविष्य में सुरक्षित रह पाएगा? भेवान ने मान लिया था कि अभिमन्यु ने सुरंग में अपने सभी दिलों के बमों का इस्तेमाल किया था। ये उम्मीद नहीं थी कि अभिमन्यु ने उनमें से कई को अपने कपड़े के नीचे छुपाया होगा। यह बेहद जोखिम भरा हमला था, क्योंकि युद्ध के दौरान दिल के बम फट सकते थे। अभिमन्यु के सामने एक खोल के आकार का क्षेत्र आग की लपटों में ढका हुआ था। भेवान की आंखों से आकाश, पेड़ और भूमि गायब हो गई, और इसके बजाय उसने देखा कि खतरनाक आग उसे निगलने की कोशिश कर रही है। भेवान दर्द से कराह रहा था, लेकिन केवल एक चीज जो अभिमन्यु सुन सकता था वो थी जलती हुई आग। आग की लपटों में भेवान की आंखें जल गईं। विस्फोट से उसकी नाक और कान जल गए। अंत में उसके पास बहुत कुछ नहीं बचा था। आग की लपटें हवा में फैल गईं और चारों ओर के सभी पेड़ों को जला दिया। आग लगते ही पेड़ के बड़े बड़े तने जमीन पर गिर पड़े। घने सफेद धुएं ने हवा में प्रवेश किया। विस्फोट के दायरे के अंदर की घास सेकंड भर में राख हो गई और गर्मी की लहरें सभी दिशाओं में फैल गई। 4 फायर हार्ड बॉम्ब, और उनमें से प्रत्येक में कम से कम 50 डिग्री की शक्ति। वाह, यह तो शानदार है, अभिमन्यु ने सोचा। यह पहली बार था जब अभिमन्यु ने एक ही समय में 4 दिल के बॉम्ब का इस्तेमाल किया। वो हैरान था। वो जिस स्थान पर खड़ा था वो आग के समुद्र में बदल गया। जलते हुए पौधों के साथ चमकते लाल अग्नि एनर्जी पार्टिकल्स ने सूर्य के प्रकाश तक को ढक दिया। भेवान आग से निकलने की कोशिश कर रहा था और वो आग की लपटें उसे झुलसा रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन वो भीषण आग के घेरे में घिरा हुआ था। वो मर रहा था। अब उसे कुछ भी सुनाई या दिखाई देना बंद हो रहा था, लेकिन वो अभी भी जीवित रहने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु जलती हुई जगह के किनारे से 10 मीटर से अधिक दूरी पर था, लेकिन वो अभी भी उस आग की गर्मी को महसूस कर सकता था, और यहां तक कि उसकी त्वचा को ढकने वाली धातु की परत भी पिघलने लगी थी। उसे कई मीटर और पीछे हटना पड़ा। चलो, फाइनली सब खत्म हो गया, अभिमन्यु ने कहा और आह भरी। उसने भेवान को आग की लपटों में जलते हुए देखा। उसने इस लड़ाई के दौरान अपने पास मौजूद 1/3 हार्ड बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर लिया था। भेवान का जलता हुआ शरीर गर्मी से पिघलने लगा। वो अभी भी हिल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसके लिए अब इससे उबर पाना बहुत मुश्किल है। कोई रास्ता नहीं है उसके पास। बूम! अचानक भेवान के शरीर में विस्फोट हो गया और उसके अंग हर जगह फैल गए। एक कैंची ने आग की लपटों से घिरी हवा में एक लंबी लाइन खींची। अभिमन्यु पलटा। वो हैरान था कि विस्फोट के बाद भी भेवान का हथियार अच्छी स्थिति में है। उसके ब्लेड पर एक खरोंच भी नहीं है। उस हथियार के हैंडल से सफेद मोटी भाप उठ रही थी। कुछ सेकंड के बाद वो भाप गायब हो गई, क्योंकि नीले प्रकाश बिंदु हवा में गायब हो गए। अभिमन्यु ने कैंची के हैंडल को पकड़ लिया और पेड़ के तने से बाहर खींचा। अभिमन्यु को याद है कि कैसे दादी ने भेवान के हथियारों के बारे में बताया था, लेकिन उसे डेटाबेस में इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिली। उसने भेवान की कैंची की जांच की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसके प्रभाव को ट्रिगर करने के लिए एक विशेष तकनीक की जरूरत पड़ेगी। अभिमन्यु की दिमाग